नमस्कार दोस्तों। तो बिहार इलेक्शंस के जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने अब आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आ चुके हैं, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट्स आते सारी सीटें जो है डिक्लेयर होती तब तक काफ़ी देर हो जाती, फिर उसके बाद वीडियो लाने में दिक्कत होती। तो इसीलिए मतलब कुल मिला जुला करके जो मेजॉरिटी 122 सीटें चाहिए थी, और लगभग अगर आप देखोगे तो 134 के लगभग सीटों पर इन लोगों ने बढ़त आराम से बना ली। मतलब जो सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं अगर उसको भी आप जोड़ दो तो इन लोगों का लगभग मिला जुला करके आंकड़ा वहाँ पर पहुँच रहा है। अगर आप फाइनल रिजल्ट्स की देखें तो 90 सीटों पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए, बढ़त भी ऐसी बनाए हुए, मतलब मार्जिन भी इतना है कि कंफर्टेबली वो इन सीटों को निकाल रहे हैं। एक आध सीट पर बहुत क्लोज फाइट चल रही है, उन सीटों को अगर छोड़ भी दें तो भी आप मान के चलिए कि 88, 90, 92 के करीब इनका नंबर रहेगा। वही कुल मिला जुला करके मामला जेडीयू के साथ भी है कि जेडीयू 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसमें से 84 में से अगर आप देखोगे तो 33 सीट पर जेडीयू ऑलरेडी जीत चुकी है, 52 सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। तो कुल मिलजुल के अगर आप देखिए तो इनकी सरकार बहुत आराम से बनती हुई दिख रही है, और इसमें अब कोई बहुत ज़्यादा उलटफेर, डाउट, संशय ये सब कुछ नहीं है। बहुत आराम से सरकार ये लोग बनाएंगे। अब देखिए चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि पहले ही सारा ऐलान हो चुका, उसी फेस पर इलेक्शन लगे। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो ज्ञान इसमें ज़रूर दे रहे हैं कि हो सकता है कोई उलटफेर हो जाए, हो सकता है नीतीश कुमार ना बने। बीजेपी क्योंकि खुद से इतनी बड़ी पार्टी बन करके आई है, उभरी है, तो हो सकता है कि वो चिराग पासवान के साथ मिल करके, उनके साथ मिल करके खुद एक अपना सीएम बनाने की कोशिश करे। ये सब देखिए नहीं होने वाला है। नहीं इसलिए होने वाला है क्योंकि जो इलेक्शन जिसके फेस पर लड़ा गया है वो उसके साथ बहुत बड़ा बिट्रेयल होगा। जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये एक नीतीश कुमार का फेयरवेल इलेक्शन था, जो मैं पिछले वीडियो में बोल रहा था, उनका फेयरवेल इलेक्शन था। जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन इसमें हम विनिंग पार्टी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि हम थोड़ा सा फिनोमिना इस पूरी इलेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। एंड एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लोकतंत्र की, जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं उसमें अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अपोजिशन के बिना एक बड़ा ही अच्छा मतलब कथन है जो कहा जाता है अपोजिशन के बारे में, कि अगर अपोजिशन ना हो, मतलब विधानसभा में अपोजिशन ना हो तो विधानसभा आवारा हो जाती है। बहुत बड़ी ये कथन है, कहा जाता है। तो अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। इस देश के लिहाज से भी अपोजिशन का होना ज़रूरी है, बिहार के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से, किसी भी स्टेट के लिहाज से अपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर अपोजिशन के ऊपर थोड़ी सी बात, थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा जानने का, समझने का कोशिश करेंगे कि कितनी ताकत बची है अपोजिशन में। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ जिस चीज़ को, वो जो कांग्रेस का दमन है, जो लगातार होते चला जा रहा है। बहुत ही शर्मनाक मतलब परफॉर्मेंस। 6 सीट, मतलब आप 71 सीट पर लड़ते हैं, 71 सीट पर लड़ते हैं और 6 सीट उसमें से आती है, तो एक रीथिंक करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो भी 6 सीट पर कैसे आए हैं वो भी हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आरजेडी के साथ व्हाट वेंट रॉन्ग, क्योंकि मैंने कहा था एक पूरी डिटेल वीडियो हम करेंगे और ज़्यादातर अपोजिशन के ऊपर ही इसमें बातचीत, इसमें चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ओवर रिलायंस ऑन समथिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, जो हम हमेशा कहते हैं ना, कास्ट कास्ट कास्ट, और हमेशा यूपी बिहार में जब भी इलेक्शन होता है, मतलब ये तो ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी इलेक्शन होता है, हमेशा कास्ट की पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, उन सारी चीज़ों के ऊपर, उन सारे समीकरण के ऊपर ये बिहार का चुनाव जो है एक बहुत ज़ोरदार तमाचा है। एंड सबसे ज़्यादा जिससे मैं खुद भी बड़ा जुड़ा हुआ था उस चीज़ से, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ प्रशांत किशोर, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ पीके, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ जनसुराज, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम इसमें चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चर्चाएं करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से, कि जिसका पूरा देश इंतजार करता है अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट का। अगर जो भी बच्चा यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट का इंतजार करता है। उसकी डेट फाइनली रिलीज कर दी गई है। 11 बजे 23 नवंबर को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे ये टेस्ट आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा। इस टेस्ट में काफ़ी खास होने वाला है ये टेस्ट। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो आप 40 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो। मतलब अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 आते हैं आप इसमें कार जीत सकते हैं, और अगर आप ऑल इंडिया रैंक 2 आते हैं आप आईफोन, मैकबुक, लैपटॉप, मतलब ये सारी चीज़ें आप जीत सकते हैं अगर आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिर्फ इन सारी चीज़ों को जीतने के लिए ही मत आप परफॉर्म करिए। आप टेस्ट को इस तरीके से भी ले सकते हो कि आप, क्योंकि भारत के बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट को देते हैं, मतलब हज़ारों में संख्या होती है बच्चों की जो इस पूरे स्कॉलरशिप टेस्ट को देते हैं, आप इससे ये भी समझ पाओगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, जो आपकी प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। एकदम क्वेश्चन बिल्कुल यूपीएससी स्टैंडर्ड्स के होते हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो खुद इन क्वेश्चंस को क्यूरेट करते हैं। कहीं से कोई एआई टाइप का कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन खुद क्यूरेट किए हुए, खुद बनाए हुए क्वेश्चंस आपको इसमें पूरे टेस्ट में
इसमें मिलते हैं, इसीलिए टेस्ट इतना खास होता है, इसीलिए इतने सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं। साल में कई बार हम ये टेस्ट कराते हैं और इसका इंतजार हमेशा रहता है। मतलब अगर आप इस टेस्ट को सिर्फ अटेम्प्ट करो तो आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कई बार हम इस टेस्ट को साल भर में कई बार कराते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको रजिस्टर जरूर से करिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अगर आप इसमें देखें पूरा मामला यहाँ पर चुनाव का, तो इसमें 90 सीटें जो हैं, 90 सीट भारतीय जनता पार्टी जिसमें बढ़त बनाई हुई है, इसमें 38 पर वो लीडिंग है, बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से वो लीड कर रहे हैं। और 52 सीट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है जो वो जीत चुके हैं। मतलब 52 ऐसी सीट्स थी जो जीत चुके हैं। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक मुझे लगता है कि ये 52 जो नंबर है ये 60-65 पर आराम से 60-65 तक डिक्लेयर हो जाएगा, वो सीट दी जाएगी। सबका लास्ट फेजेस ही चल रहा था, सबकी काउंटिंग का लास्ट फेज चल रहा था। वही हाल जेडीयू का है, 33 सीट्स पर डिक्लेयर हो चुका है, उनके कैंडिडेट जीत चुके हैं। और 51 सीट्स जो हैं वो वहाँ पर बहुत अच्छी मार्जिन से ये लोग आगे भी चल रहे हैं। एक आध सीट को अगर अपवाद छोड़ दीजिए जहाँ पर थोड़ी टफ फाइट है, बाकी बहुत कंफर्टेबली निकाल रहे हैं अपना इलेक्शन। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल जो कि थर्ड पार्टी है, आरजेडी, टोटल 25 सीट है। 25 में से भी कुछ सीट ऐसी हैं जहां पर थोड़ा सा चुनाव फंसा हुआ है, जहां पर मार्जिन बहुत क्लोज है, और बाकी 8 सीट पर इनके कैंडिडेट्स अभी तक जीत चुके हैं। अब देखिए, इस पूरे इलेक्शन में क्योंकि हम अपोजिशन के ऊपर ज़्यादा बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कांग्रेस के ऊपर लेकर के चलना चाहता हूँ, बाद में आएंगे आरजेडी के ऊपर। कांग्रेस के ऊपर सबसे पहले पहुँचते हैं। कांग्रेस ने इस पूरे इलेक्शन में काफ़ी कन्विक्शन दिया। कांग्रेस ने इस पूरे इलेक्शन में जो प्लानिंग की थी वो इस तरीके से इस चीज़ के इर्द गिर्द करी थी कि हम पूरा एक माहौल क्रिएट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब आप सोचिए कि अगर आप बिहार की राजनीति देखें तो बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी जो है वो हमेशा एक सेकेंड फैक्टर रहा है। बिहार की पॉलिटिक्स में बीजेपी कभी फर्स्ट फैक्टर नहीं रहा है। वो हमेशा नीतीश कुमार के कंधे पर चल करके पॉलिटिक्स करने की कोशिश, पॉलिटिक्स करने का प्रयास वो लोग करते आए हैं। ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं था। मतलब बिहार में कभी भी एक तरीके से नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए या कोई भी है, वो एक बाहरी नेताओं की तरह ही देखे गए। और बिहार में कोई इतना बड़ा नेता भी नहीं था बीजेपी का जिसके खिलाफ इतना बड़ा कैंपेन करना पड़े राहुल गांधी को। तो सम्राट चौधरी हुए या विजय सिन्हा हुए, इतने इस कद के नेता नहीं हैं कि वो पूरी बीजेपी को जो है कैरी ऑन कर पाएँ और आगे ले चल पाएँ। तो बिहार में उनका अपोजिशन कौन था? बिहार में अगर आप देखो तो राहुल गांधी के अपोजिशन में, मतलब अगर हम अपोजिशन देखें, पूरा इंडिया गठबंधन देखें, तो उसका जो अपोजिशन था वो नीतीश कुमार थे। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ कोई मुद्दे सेट नहीं कर पाए। मुद्दे क्या सेट हुए? वोट चोरी। मुद्दे क्या सेट हुए? मतलब वोट चोरी के ऊपर ज़्यादा फोकस, ओवर रिलायंस वोट चोरी के ऊपर इन्होंने किया कि वोट चुराया जा रहा है। वो ब्राज़ील की जो मॉडल है उसने 10 बार वोट दे दिया, फिर उसका स्टेटमेंट आता है हरियाणा में कुछ हुआ, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहाँ का एग्जाम्पल दे रहे हैं। उन सब का ग्राउंड पर कोई भी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। लोगों ने यहाँ तक कि कांग्रेस को सही तरीके से एक सीरियस पार्टी के तौर पर मानना से भी इनकार कर दिया। जब आप देखते हो न्यूज़ रिपोर्टर्स को जो ग्राउंड पर वर्क करते हैं, मैं ऐसे इन चैनल्स की बात नहीं कर रहा जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, मैं उनको देखता भी नहीं, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग जो लोग करते हैं, जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स भी हैं और जो बिहार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर जगह पर जब भी इलेक्शन होता है तो आप उनके लोकल पत्रकारों को देखिए जो लोकली कवर करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ से आपको बहुत बहुत आइडिया लग जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत ही ज़बरदस्त जो एडिटर हैं संतोष जी, जिन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हुई हैं, मैं जानता भी उनको, तो उनसे भी बातचीत हो रही थी। उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से बोला कि फिनोमेना जो है बिहार के अंदर, जिस तरीके से वुमेन वोटिंग परसेंटेज आप देखोगे तो उससे साफ साफ एक बात पता चल रही है कि नीतीश कुमार को गद्दी पर बनाए रखने के लिए ही ये वोट किया गया है। इसमें राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने तो यहाँ तक भी बात कही कि राहुल गांधी जी ने तो पूरी अपनी कोशिश करी, वो तो बीजेपी की तरफ से लग रहा था प्रचार कर रहे हैं, वो स्टार प्रचारक बीजेपी के बन करके सामने आए। मतलब इतना डेंट उन्होंने दिया और उनका पूरी मेहनत, उनकी सब कुछ बिल्कुल पानी पर। और ये ठीक बात भी है कि वो दिल्ली में बैठ करके आप बिहार की राजनीति को नहीं चला पाओगे, पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। किसी भी स्टेट में ये चीज़ अप्लाई होती है कि दिल्ली में बैठ करके आप नहीं करते हो। तो ऐसे ये स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आप तमिलनाडु को मानिए, आप महाराष्ट्र को मानिए, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर रीजनल जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं। आप राजस्थान में सेंटर की पॉलिटिक्स कर पाओगे, आप हरियाणा में कर पाओगे, आप और 2-3 पंजाब में कर पाओगे, लेकिन आप सेंटर की पॉलिटिक्स यूपी, बिहार, कोर जो पॉलिटिकल स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आप केरला, आप महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप कभी सेंटर में बैठ करके पॉलिटिक्स नहीं कर पाओगे। दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए इन स्टेट्स में जनरली आप देखोगे कि बीजेपी जो है वो बहुत स्लोली बहुत अपना कैडर स्ट्रॉन्ग करके यहाँ तक पहुँची है। तो अगर बीजेपी इतनी सीट ला रही है, इसका मतलब कैडर जो है
वो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैडर मेंटेन किया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और दूसरा एक प्लस पॉइंट ये था कि इस बार जो गठबंधन था बीजेपी का, वो उनके पक्ष में, हर तरीके से उनके पक्ष में काम कर रहा था। नीतीश कुमार का एक तो फेस, उनका फेयरवेल इलेक्शन की तरफ प्रोजेक्ट करना, और बहुत तगड़ा प्रोजेक्शन किया है नीतीश कुमार ने। और इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा समझते हैं। जो उनकी समझ है पॉलिटिक्स की, जितने आज आप बिहार में नेता देख रहे हो, वो बिहार में जो नेता थे जब वो स्कूलों में पढ़ रहे थे तब से नीतीश कुमार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तब से लालू यादव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लालू यादव की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिखे नहीं इस इलेक्शन में, तबीयत नहीं ठीक थी, मेडिकल रीजंस थे, तो वो ग्राउंड पर नहीं थे ऑब्वियसली, तो उतना वो गाइड भी नहीं कर पाए अपनी पार्टी को। और अब कहा भी ये जाता है कि आरजेडी में बहुत ज़्यादा लालू यादव जी की चलती भी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार थे, ग्राउंड पर थे। उनका जो मुद्दा बनाया गया कि मेडिकली फिट नहीं है और सीएम इनको नहीं बनना चाहिए, उन्होंने प्रूव किया कि नो, आई एम मेडिकली फिट, आई एम वेरी एक्टिव। वो छाता लेके बारिश में निकल गए, पैदल निकल गए, मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, मस्जिद गए, हर जगह गए, मज़ार पे गए, हर जगह पर उन्होंने अपना माहौल बनाया, अपने सारे नेताओं को एकजुट किया। अब आप सोचिए कि एक वो व्यक्ति, मैं एक बाहुबली टाइप के व्यक्ति हैं, आपने नाम भी सुना होगा, मीम्स में बड़े फेमस हैं, मुकामा से अनंत सिंह, जो कि इस बार चुनाव जीते भी हैं। तो अनंत सिंह इज़ अ गैंगस्टर, नो डाउट इन दैट, एंड उनके खिलाफ केसेस थे। नीतीश कुमार ने पूरी दूरी बना ली थी। नीतीश कुमार ने जैसे इस चीज़ को भांपा कि इस बार इलेक्शन जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, शायद माहौल जो है मेरे खिलाफ बन रहा है, अनंत सिंह को वापस लाया गया। कारण था उसके पीछे, एक एक सीट पर उन्होंने बहुत गहन समीक्षा की थी। उनकी जो पूरी टीम इसके पीछे काम करती है, बहुत गहन समीक्षा करके और अपना पूरा एकदम पॉलिटिकली अपना दिमाग लगा करके एक एक डिसीजंस वहाँ पर लिए गए, जो कि एकदम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है। और इस इलेक्शन में अगर मैं किसी को पूरा हीरो मानता हूँ इस इलेक्शन का, दैट इज़ नीतीश कुमार। आई एम रियली मूव्ड बाय दैट पर्सन। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया इस एज में, जिस तरीके से उन्होंने अपनी समझ दिखाई है बिहार को लेकर के, कोई जातिगत समीकरण नहीं। मतलब उस व्यक्ति ने ये चीज़ दिखा दी, जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम यादव समीकरण है, 33% वोट है, ये इस जाति का नेता है, ये उस जाति का नेता है, सबसे ऊपर बढ़ करके उन्होंने कहा जात पात से सबसे ऊपर जो चीज़ आती है वो चीज़ आती है डेवलपमेंट। जात पात से सबसे ऊपर जो चीज़ आती है वो चीज़ आती है सुरक्षा। जात पात से ऊपर जो चीज़ आती है वो आती है वुमेन। और उन मुद्दों पर चुनाव लड़ करके वो जीते हैं। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं खाली रहे कांग्रेस की तरफ से। अब आप सोचिए कि बिहार में जहाँ पर जनसभा कर रहे हैं राहुल गांधी, और वो वहाँ पर एसआईआर समझा रहे हैं लोगों को, जिनको कोई कुछ नहीं पता कि क्या है ये एसआईआर। एसआईआर कौन समझेगा? शायद हम जैसे थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, आप जैसे थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप एसआईआर को समझेंगे भी। उसके होने से क्या प्रॉब्लम है, उसके ना होने से क्या प्रॉब्लम है, उसके इम्पैक्ट क्या है, कॉजेस क्या है। हम लोग ये थोड़ा सा तामझाम वाली चीज़ें समझते हैं, कॉज इम्पैक्ट ये वो। उधर क्या इसका कोई फ़र्क है? क्या उनको फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ये बात बहुत ज़्यादा समझनी पड़ेगी। एक और रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कहा कि राहुल गांधी जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड। द प्रॉब्लम इज़ दैट राहुल गांधी जी नॉर्थ के हिसाब से थोड़ा सा इररेलेवेंट हो चुके हैं। राहुल गांधी जी जो ग्राउंड पर ज़मीनी जो मामले हैं उनको थोड़ा समझने में असमर्थ साबित रहे हैं। जिस तरीके से टिकट उन्होंने जिन लोगों को दिया, ऐसा लगा कि किसी एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है, और उस एक व्यक्ति के दबाव में टिकट जो है, मतलब उन लोगों को नहीं दिए गए जो सच में काम कर रहे हैं, उन लोगों को टिकट दे दिया। मतलब हर जगह पर एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। और आप वो एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, आप उसका मतलब साफ साफ इन टेबल में आप आराम से देख सकते हो। ये कांग्रेस की बात रही। कांग्रेस यहाँ पर पूरे बिहार के अंदर एक कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जो एक समय पर रूल करती थी बिहार को, बाद में मेन अपोजिशन बनी, और अब ये कांग्रेस का ये हाल हो चुका है कि AIMIM जो है, मतलब कि ओवैसी की जो पार्टी है, जो कि ओवैसी हैदराबाद में बैठ करके, दिल्ली भी छोड़िए, हैदराबाद में बैठ करके राजनीति करते हैं, उन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस से अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया कांग्रेस से। उन ओवैसी को जिसको आपने इतना तिरस्कार किया, जिन ओवैसी को आपने कभी अपने साथ जो जुड़ना चाहते थे, मतलब खुल करके उन्होंने कह दिया था कि अगर ऐसा अलायंस होता है तो ठीक है, उन ओवैसी को आपने अपने साथ नहीं दिया क्योंकि आप सीट अलॉट नहीं करना चाह रहे थे, उनको सीट नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने आपसे बेटर परफॉर्म करके दिखाया। आप जो है एक सीट पर जीते हो, 5 सीट जो है उस पर आप अभी लीडिंग चल रहे हो। और इन 5 सीट पर जिनमें आप लीडिंग भी हो, अगर आप इसमें भी देखो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर आप कंपेयर करिए तो मार्जिन अगर आप देखोगे, 418 वोट का मार्जिन यहाँ पर है, 221 का मार्जिन यहाँ पर। इनमें से भी 2 सीट जो है वो मतलब मुश्किलें में फंसी हुई है। और
वो सीटों में भी कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग रुकेंगे कांग्रेस में, इसमें भी अभी डाउट है, मैं एक एक की बाद में बात करूंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीते ये लोग। 1685 ये है। एक अगर आप इस 12,000 और 15,000 ये दो सीटें जो थी, एक अररिया वाली, अररिया खैर मतलब गढ़ रहा है महागठबंधन का, और वहाँ पर ऑब्वियसली वही वो समीकरण जो है वो उनके फेवर में काम करता है, तो वहाँ की सीट सेफ रहती है, वो सेफ सीट थी। और उसके बाद ये मनिहारी की जो सीट है, यहाँ से अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी कांग्रेस कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से बाकी जगह पर भी नहीं जीती है। वहीं अगर आप इस चीज़ को, इसी परफॉर्मेंस को AIMIM के साथ कंपेयर करके देखिए, तो ओवैसी जो कि अकेले लड़ रहे थे चुनाव पूरी तरीके से, और उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझा, उन्होंने समझा कि भाई मुस्लिम वोटर है, वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उन्होंने ये बात कन्वे की और बहुत सफल रहे अपनी बात को कन्वे करने में। क्या बात कन्वे की उन्होंने ये बात कन्वे की अपने मुस्लिम वोटर्स को कि भाई देखो, आप लोगों ने हमेशा से एक पार्टी के ऊपर विश्वास किया, आपने हमेशा से RJD को वोट दिया, और कहते हैं ना MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, और RJD हमेशा जीतती है। उन्होंने कहा कि आप जिन पर भरोसा कर रहे हो, उन्होंने कभी क्या आपको आपके किसी नेता को बड़ा पद दिया, आपके किसी नेता को कोई ऐसा पद दिया हो, कोई ऐसा, उन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी CM जो है वो घोषित कर दिया। मुकेश सहनी का टोटल वोट देखें बिहार में तो वो लगभग 5-6%, 11% के करीब, आई एम नॉट वेरी श्योर, अगर आप देख रहे हो बिहार से तो आप मुझे करेक्ट करना, 10-11% के करीब उनका वोट है। मुस्लिम्स का वोट उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन सीट्स कितने मुस्लिम्स को मिली, पद कितने मुस्लिम्स को मिले, बहुत डाउट है। अब्दुल बरी सिद्दीकी बहुत बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं, और अब्दुल बरी सिद्दीकी को एकदम इग्नोर किया है RJD ने हमेशा से। मतलब जो पॉलिटिकल पंडिट्स देख रहे हैं इस पूरे बिहार के चुनाव को, कहते हैं कि अब्दुल बरी सिद्दीकी को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े मुस्लिम नेता हैं जिनको इग्नोर किया गया। ओवैसी ये बात कन्वे करने में सफल रहे, और अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले एरिया है वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया। आप देखिए कि यहाँ पर 4 सीटें आपके सामने हैं, और उन 4 सीटों में एक जोकीहाट की सीट, बहादुरगंज की सीट, अमाउर की सीट, ये सारी सीटों पर आप मार्जिन देखिए। यहाँ पर मतलब एक जगह पर 28,000 का मार्जिन है, दूसरी 28,000, 23,000, 38,000, मतलब सिंगल हैंडेडली जीत रहे हैं, बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत आराम से, अपना बहुत ईजिली, बहुत कंफर्टेबली अपना चुनाव निकाल रहे हैं। तो AIMIM की टोटल अगर आप इस टैली में देखो तो 4 सीटों पर ये ऑलरेडी जीत चुके हैं, एक सीट पर लीडिंग है, बहुत ही मतलब कंफर्टेबली वहाँ पर भी लीडिंग है, ऐसा कोई बहुत क्लोज चुनाव नहीं। तो 5 सीट इन्होंने बिल्कुल कंफर्टेबली पा ली है, और कांग्रेस 6 सीट पा पाई। मतलब कांग्रेस की भी मैक्सिमम सीट्स अगर आप देखो तो घोषित है ही, इसका भी 25 फेज हो चुके हैं, 30 फेज हो चुके हैं, काउंटिंग खत्म हो चुकी है, इसमें भी काउंटिंग खत्म ही ऑलमोस्ट, इसमें भी काउंटिंग खत्म है। तो मतलब टोटल अगर कांग्रेस की देखें तो 6 सीट कांग्रेस की आ रही है, और 5 सीट AIMIM की आ रही है। इतना माहौल बनाने के बाद, इतना पूरी दिल्ली से टीम वहाँ पर लगाने के बाद, अगर आप 6 सीट पाते हो 70 लड़के, और वहीं AIMIM जो है वो 7 सीट लड़ती है, इसमें से 5 जीत जाती है, तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। इसका मतलब आप बिहार की राजनीति को समझ ही नहीं पाए हो, पहली चीज़। तो ये हो गई अपोजिशन की पहली पार्टी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेकेंड पार्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं, दैट इज RJD एंड तेजस्वी यादव। देखिए RJD के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने इसमें ओवर रिलाई कर लिया अपने पार्टनर्स के ऊपर कि हम तो महागठबंधन की पूरी फोर्स है, इंडिया गठबंधन। उनको ये नहीं पता था कि बड़ी पार्टियों में अगर हम देखें तो सिर्फ RJD अकेले है, और उधर बड़ी पार्टियों में देखें तो 2 बहुत ही बड़ी पार्टी जिसमें बड़े बड़े चाणक्य बैठे हुए हैं, जिसका काडर बहुत स्ट्रांग है, वो 2 लोग एक साथ आ गए हैं। वो 2 लोग जो एक साथ आए हैं वो सिर्फ 2 पार्टियां एक साथ नहीं आई हैं। आप समझिए बात को कि बीजेपी, जिसको हमेशा से कहा जाता है कि ये अगड़ों की राजनीति करती है बिहार में, बहुत खुले तौर पर है इस बात को, उस बीजेपी ने इस पूरे नज़रिए को चेंज किया बिहार में। उसने सम्राट चौधरी को डिप्टी CM बनाया। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जात से आते हैं जो कि पिछड़ों की जात है। उन्होंने बहुत सारे और भी ऐसे नेता हैं जिनको वो आगे लेकर के आते हैं, जिनको वो अपने साथ जोड़ते हैं, और अपनी पूरी टीम उस पर लगाते हैं। मतलब रवि किशन जो हैं भोजपुरी स्टार, उनको लगाया गया, पूरा मनोज तिवारी को लगा दिया गया, जिसको भी वो लगा सकते थे पूरी टीम बैठा देते हैं। और उनकी आदत है, महाराष्ट्र में जाते हैं वहाँ पे पूरी टीम झोंक देते हैं, इधर जाते हैं वहाँ पे पूरी टीम झोंक देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, ये लोग पूरा स्टडी करते हैं, एक एक सीट के ऊपर गहन चर्चा करते हैं, और तब टिकट, आपने देखा होगा कि RJD में टिकट से लोग नाराज थे, JDU में भी लोग टिकट से नाराज थे, टिकट देने के मामले में, और भी जनसुराज में तो बहुत ही नाराजगी थी। बीजेपी में कम नाराजगी नजर आएगी आपको, या बीजेपी किसी को फॉल्स होप नहीं देती है। बीजेपी उसको ही प्रोजेक्ट करेगी जिनका उनका पहले से श्योर रहता है कि व्यक्ति 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, इसको ही देना है।
वेरी श्योर दे आर अबाउट इट, और उसी का रिजल्ट है ये। तो आरजेडी के ऊपर दिक्कत क्या हो गई कि आरजेडी ने ओवर रिलाई किया किसके ऊपर, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलाई कर गए। पहले तो वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की जो पार्टी थी, उनका इतना बड़ा जन आधार नहीं था कि उनको हर सीट पर वो आपकी हेल्प कर पाए। जिस एरिया में वो थे उस एरिया में भी उन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। वो एक तो खुद भी मतलब अपना इलेक्शन भी नहीं बचा पाए थे पिछले वाले इलेक्शन में तो, और इस बार खुद लड़े ही नहीं, उनके भाई लड़े, बुरी तरीके से हार रहे हैं। तो वीआईपी के ऊपर उन्होंने मतलब ओवर रिलाई किया, डिप्टी सीएम का पोस्ट दे दिया। वहीं से बहुत लोग नाराज़ भी हो गए, मुस्लिम वर्ग भी वहीं से नाराज़ हो गया कि मतलब हम क्या है, हम क्या करने के लिए आपकी पार्टी में हैं फिर, जब आप सारा पद जो है इनको ही दे रहे हो। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, कांग्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर गए। लालू यादव तो खुद ही कहते थे कि अरे यार कांग्रेस को तुमने इतना सीट क्यों दे दिया, कांग्रेस को ज़रूरत नहीं थी। अगर लालू यादव होते क्या वो इतनी सीट देते कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए? कभी ना देते। दो बड़े डिसीजंस रॉन्ग हुए। तीसरी एक और प्रॉब्लम ये भी रही कि कहीं ना कहीं ग्राउंड पर तेजस्वी यादव नहीं नजर आए। उनकी जनसभाएं होती थी एक एक दिन में 20-20 जनसभा। उन्होंने कहा कि हम अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, हमने 20-20 जनसभाएं कर रहे हैं, 17-17 जनसभाएं कर रहे हैं। उस पर नेताओं ने कहा कि पॉसिबल नहीं है कि 20 जनसभा को। रामविलास पासवान निकलते थे, 2-3 जनसभाएं करते थे, लेकिन उन जनसभाओं का इम्पैक्ट होता था। वो वहाँ पर रहते थे, वो उस पूरे क्षेत्र में हैं, पूरे दिन वहाँ पर हैं, पूरा दिन लगा के लोगों से मिल रहे हैं। उस एरिया के जो प्रभावशाली लोग थे, जिनके हाथ में रहता है 100-200 वोट, एक होता है हर एरिया में, एक वो प्रभावशाली लोग होते हैं जो बताते हैं अपने लोगों को कि इनको इस बार देना है चुनाव, वो मुद्दे सेट करते हैं आपके लिए, उनसे मिलते थे। तो इसीलिए रामविलास पासवान हमेशा से रेलेवेंट रहे बिहार की पॉलिटिक्स में। इवन दो वो सेंटर की पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में वो हमेशा रेलेवेंट रहे, उनकी पार्टी हमेशा रेलेवेंट रही। सेम गोज विद नीतीश कुमार और एनी बिग लीडर यू सी इन बिहार। वो चीज़ तेजस्वी यादव के साथ बिल्कुल मतलब ख़त्म रही। दूसरी प्रॉब्लम एक पारिवारिक, पूरा जो उनका पारिवारिक रंजिश दोनों भाइयों में, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, वो भी लड़ाई कहीं ना कहीं उसका भी एक डेंट तो पड़ा ही है। और तीसरी चीज़ एक ये भी रही कि एक बाहर के व्यक्ति हैं उनके पार्टी में, संजय यादव, जो कि हरियाणा से आते हैं, बिहार के नहीं हैं। बहुत से है उनका उनकी पार्टी में, शायद वही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। समझ थोड़ी उनको बिहार की पॉलिटिक्स की कम है, ऐसा कहते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको राज्यसभा से सांसद बना दिया। अब बिहार के यादवों को भी और उनके नेताओं को भी ये फील होने लगा कि यार ये बाहर का व्यक्ति, तो वो बाहरी वाली जो फीलिंग है वो लोगों में कहीं ना कहीं वो सेट होने लगी। कहीं हो सकता है उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट दिखा हो। बाकी जो बड़ा इम्पैक्ट है वो उनके पार्टनर्स की वजह से उनको लगा है ये इतना बड़ा डेंट इसीलिए है। चौथी जो चीज़ हुई उनके साथ सबसे रॉन्ग, वो यही हुई कि इनके पार्टी में दो मतलब किसी एक जाति का ओवर डोमिनेंस जो है वो खा गया कहीं ना कहीं। आप यादवों की पॉलिटिक्स करने लगे। लालू यादव जो है, अगर आप उनकी पॉलिटिक्स का स्टार्ट देखोगे तो प्रशांत किशोर इस बात को बहुत अच्छे से कहते भी हैं कि लालू यादव का जो पॉलिटिक्स का स्टार्ट था वो पिछड़ों के नेता माने गए सबसे पहले। बहुत समय तक उन्होंने पिछड़ों की राजनीति की और पिछड़ों के जब तक नेता रहे तब तक वो सिंगल हैंडेडली चुनाव जीतते रहे। धीरे धीरे वो यादवों के नेता बने, लेकिन तब तक वो मतलब एज भी हो गई थी और फिर वो सत्ता से चले जाते हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ यादवों के नेता हैं और यही उनकी सबसे बड़ी मतलब ताकत भी है एक तरीके से और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। व्हेन इट कम्स टू वोट, व्हेन इट कम्स टू सीट्स, ये उनकी कमज़ोरी बनकर के सामने आई, क्योंकि बाकी जातियां जो हैं वो कहीं ना कहीं गोलबंद हुई। बाकी जातियां यादवों के ओवर डोमिनेंस से कहीं ना कहीं वो हुई कि इनकी संख्या भी एक तो ज़्यादा है, उसके बाद सत्ता भी आ जाएगी तो इनका बल भी आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं हमें दबा सकते हैं, हमें प्रताड़ित कर सकते हैं। एक उसका डर जो है वो डर बिल्कुल सही तरीके से नीतीश कुमार, जेडीयू की पार्टी, बीजेपी ने सही तरीके से लोगों में वो डर बिठाया और उसी डर के वजह से गोलबंद होकर के लोगों ने वोट दिया। ये सो कारण था। महिलाओं ने तो दिया ही दिया, महिलाओं के लिए तो उन्होंने इतना कर दिया कि उन्होंने दे दिया वोट, लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी वोट्स उनको पड़े वो इसीलिए पड़े कि यादवों का ओवर डोमिनेंस अगर ये पार्टी आ गई, क्योंकि धमकियाँ लोग कैमरे पे दे रहे हैं, गाने बन रहे हैं, भद्दे भद्दे गाने बनाए जा रहे हैं और दुनिया भर की सारी ये स्टेज पे चीज़ें हो रही हैं। कई सारे नेताओं का नाम भी आ रहा है, धमकी दे रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से डिप्टी सीएम को आरजेडी के एक नेता है वो मतलब गालियाँ दे रहे हैं, वो कॉलर पकड़ ले रहे हैं, दुनिया भर की गाड़ियों पे पथराव हो जा रहा है, मतलब वायलेंस की सिचुएशन आ जा रही है। कई गाँव में बताया गया कि मतलब गांव वालों को जाने नहीं दिया गया वोट देने। दुनिया भर की ये सारी चीज़ें निगेटिविटी क्रिएट करती है। अगर ये नहीं भी हुई है ये घटना तो निगेटिविटी तो क्रिएट कर ही दी है इसने और उसका भी इनको डेंट लगा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपोजिशन पार्टीज और अपोजिशन का वीक होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है डेमोक्रेसी के लिए और ये हर जगह है। मतलब अपोजिशन होना चाहिए, ठीक ठाक अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन जब अपोजिशन खुद ही को इतना वीक कर ले रहा है तो फिर आप क्या ही कहोगे उसमें। तो अपोजिशन बिहार में नदारत है, बिल्कुल मतलब ख़त्म है। लेकिन AIM-MIM ने ये दिखा दिया है कि वो उनका जो स्ट्रांग होल्ड है वो उसको समझते हैं। OSC जी की पकड़ अभी भी भारत के
मुस्लिमों में तो है ही, और वो चीज़ उन्होंने बिहार के इलेक्शन से प्रूव कर दिया। पिछली बार भी प्रूव किया था, सारे जो उनके विधायक थे सारे डिफेक्ट करके चले गए थे, इस बार भी उन्होंने प्रूव कर दिया है। और इस बार तो खैर तमाम मतलब उन्होंने मतलब कहते हैं ना दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो उन्होंने सबको प्रॉमिस भी दिलाया कि नहीं आप छोड़ेंगे नहीं, और दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो इस बार तो ध्यान रखेंगे। अब हम कंपेयर करते हैं इसको, यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर बन करके उभरा है वो चिराग पासवान जी की पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया और स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है अपना, उस स्ट्राइक रेट के बारे में बात करेंगे। मैं इसको इसलिए भी लेकर आया हूँ, ये भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। मतलब कांग्रेस तीसरी छोड़िए, चौथी छोड़िए, मतलब पांचवी छठवीं पार्टी बन करके बिहार में सामने आ रही है। मतलब जो रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, जो अभी चिराग पासवान चला रहे हैं, 19 सीटों पर बहुत ही क्लियर मतलब टाइप की मेजॉरिटी लेकर के वो आगे चल रहे हैं। मतलब क्लोज मार्जिन आपको एक दिखेगा। ये जो सीट है ये बलरामपुर की सीट है, संगीता देवी यहाँ से लड़ रही है, ये एक बहुत क्लोज फाइट चल रही है। लेकिन इसमें भी आप देखोगे तो 30वें चरण बस एक फेस की और वोटिंग रह गई है, मुझे लगता है कि ये भी निकाल ले जाएंगी। बाकी सब जगहों पर बड़ा कंफर्टेबल मार्जिन है, मतलब 25,000, 12,000 वोट का, 8,000 वोट का, 20,000 वोट का, 17,000 वोट का, 32,000 वोट का, ये सब बड़ा कंफर्टेबल मार्जिन यहाँ पर इन लोगों ने बना रखा है। तो मान के चलिए 19 सीट पर तो वो जीत ही रहे हैं, और उन्होंने एक तरीके से आईना दिखा दिया है कांग्रेस पार्टी को कि हाउ टू डू दी पॉलिटिक्स। उनको पता था कि वो खुद, क्योंकि चिराग पासवान भी दिल्ली से बैठ करके राजनीति करते हैं, उनको पता है कि ग्राउंड पर उनका उतना जनाधार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसीलिए मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में भी कह रहा था कि उनको जब 29 सीट मिली तो बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने क्या किया कि बहुत चुपचाप होकर के, ज़्यादा टिमटाम ना करके, अपने बहुत सारे जो टिकट्स थे, अपने सिंबल थे, वो उन्होंने जेडीयू के कैंडिडेट्स को दे दिए। उन सीटों पर जो जेडीयू को मिलने वाली थी लेकिन मिल गई थी चिराग पासवान जी की पार्टी को, तो उन्होंने क्या किया कि जेडीयू कैंडिडेट का कोई दिक्कत नहीं है, आप ही लड़िए, आप तैयारी कर रहे थे, आपने मेहनत की है, लेकिन आप हमारे सिंबल पर लड़ लीजिए क्योंकि हमें सीट अलॉट हो गई है। तो उन्होंने जेडीयू कैंडिडेट को अपने सिंबल पर लड़ा दिया और बड़ा आराम से उनको वोट मिला। और ये आप देख रहे हो ना, इसमें मैक्सिमम जो है, इसमें कुछ जो है वो जेडीयू कैंडिडेट हैं जो बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से वो सीट ला करके चिराग पासवान जी की झोली में डाल रहे हैं। मतलब क्या है, इससे उनको मिला क्या? इससे उनको ये मिला कि एक तो उन्होंने पूरे देश में, बहुत कम लोग जो राजनीति को बहुत डिटेल में समझते होंगे वही जानते होंगे जेडीयू के कौन से कैंडिडेट हैं। आपको, हमें घर बैठे तो पता ही नहीं चल रहा है, हम तो देख रहे हैं भाई चिराग पासवान की पार्टी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है वहाँ पर। उन्होंने अपनी पार्टी को काफ़ी स्ट्रांग बिहार में कर लिया है, जनाधार काफ़ी स्ट्रांग कर लिया है, और उन्होंने ये बता दिया कि जो मेरा वोटिंग परसेंटेज है वो मेरा है, वो मेरे साथ इंटैक्ट है। पिछली बार जब ये एनडीए के साथ नहीं थे, सिंगल हैंडेडली चुनाव लड़ा था, बड़ा डेंट दिया था नीतीश कुमार जी को, वो इस बार साथ में है और आप देखो स्वीपिंग मेजॉरिटी है। तो वो एक ये भी मैसेज जो है धीरे से चला गया चिराग पासवान के यहाँ पर आने से। तो अब आपको ये पूरा डिटेल में मामला, पूरा जो मार्जिन है वो पूरा मामला जो समझ में आ चुका होगा। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि भारत है और भारत में राजनीति के ऊपर तो हर व्यक्ति बोल सकता है, सबको खुला छूट है। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। पिछले वीडियो में भी काफ़ी राय दी है मैंने, बहुत सारी चीज़ें इंकलकेट करने की कोशिश भी यहाँ पर की है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।